कहाँ है, पता करो कहाँ है। मतलब कोई बात नहीं। क्या आ रहा है? देखो सुनो। हमारे में ना, हिंदुओं में एक महाभारत नाम की कहानी है तबरेज भाई, और वो रियलिटी है। तो उसमें एक किरदार है द्रोणाचार्य। तो उनके पास गुरुकुल में पढ़ने के लिए कितने कौरव आए थे? 105। 105 कौरव आए थे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, लॉजिकली बात को समझो। जो क्लान था वो कौरव क्लान था। कौरव का मतलब कुरुवंश का मतलब ये था। तो 105 भाई गए थे उनके पास, और 105 में सक्सेसफुल सिर्फ एक ही हुआ था। बाकी सारे क्या थे? बाकी सारे अनसक्सेसफुल थे। ठीक। तो ये बहुत समझने वाली बात है, ये एक बड़ा लेसन है। राइट। तो हमारा जो काम है ना, वो है बच्चों को सही रास्ता दिखाना, कि बेटा ये रास्ता सही तरह जगह जा रहा है। ठीक है। और ये रास्ते पे अगर आप चलोगे तो आप अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच जाओगे। अब किसी को हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। येस्टरडे आई वॉज किडिंग विद दैट दुष्यंत ना। तो मजाक कर रहा था मैं। तो आई एम नॉट लाइक, मैंने उसके घर से पापा का नंबर लिया तो, मतलब आई एम नॉट अ स्कूल टीचर दैट आई शुड कॉल टू द पेरेंट्स कि दैट ही इज नॉट कमिंग टू द कोचिंग और क्लास छोड़ रहा है। अरे, क्या होगा ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दो बातें होंगी। कुछ नहीं, कोई बच्चा क्लास छोड़ के जैसे ऐसे ही नॉर्मल, ऐसे आप लोग चले जाते हो ना कि छोड़ो ना यार, क्या फर्क पड़ रहा है। हैं? तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम तुम्हारे घर पे फोन लगा देंगे, या मैं तेरे पापा को कॉल करूंगा। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। इट्स योर करियर, इट्स योर एग्जाम। आपका सीए है, मैंने तो जो करना था कर लिया, है ना। तो आपको पढ़ना है। तो मेरे एक्सपीरियंस जो कहते हैं ना, वो ये कहते हैं कि मैंने मेरे करियर में पिछले 10 साल में सिर्फ 1% बच्चों को ही सिंसियर देखा है। 99% बच्चे सिंसियर ही नहीं होते। वो समझते ही नहीं है कि इम्पोर्टेंस क्या है, टाइम की क्या इम्पोर्टेंस है, करियर की क्या इम्पोर्टेंस है। और ये प्रॉब्लम आपकी है नहीं, ये प्रॉब्लम है आपकी एज जो होती है ना, ये वाली जो एज होती है ना। मैं स्पेशली बताता हूँ, 17 से लेके और 24 तक की जो एज होती है, इस एज में फोकस तो हमारा किस पे होना चाहिए? भाई करियर पे होना चाहिए हमारा फोकस। क्योंकि 24 के बाद सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स एक्सपेक्टिंग करियर, कि भाई हम एक अच्छे करियर के साथ आगे बढ़े। लेकिन अब इधर अगर हमारा फोकस कहीं और डाइवर्ट हो गया, एनर्जी डाइल्यूट हो गई, और एनर्जी डाइवर्ट हो गई वो किसी भी जगह हो गई, आई एम नॉट सेइंग गलत रास्ते पे हो गई, रास्ता सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस एज में कोई लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, बहुत स्पिरिचुअल हो गए, मंदिर जाने लग गए और पूजा पाठ में बहुत ज्यादा लग गए, तो ये वो एज नहीं है। भाई वो एज इसके बाद आएगी बाद में। ठीक। तो ये वो एज है जिसमें हमारा 100% फोकस किस पे होना चाहिए? करियर पे होना चाहिए। बाकी चीजें, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, वो चलती रहेंगी लाइफ में एज इट इज। तो जिनका फोकस अपने करियर पे होता है इस एज में, जिनको अपनी इंपॉर्टेंस करियर की पता होती है, तो वो सक्सेसफुल होते हैं वो बच्चे। वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए करते हैं, सीए उनके लिए माइलस्टोन नहीं होता। और बाकी लोगों के साथ क्या होता है? बाकी लोग अपना पैरेलली सारे काम करते हैं, और थोड़ा काम अगर पढ़ाई के लिए बच जाता है तो सभी काम निपटाने के बाद जो टाइम पढ़ाई के लिए बचता है उसको पढ़ाई में देते हैं। तो उनको फिर रिजल्ट भी उतना ही मिलेगा, आप समझिए।
मैं बिल्कुल इस बात पे एग्री नहीं करता कि इंस्टीट्यूट बच्चों को फेल कर देता है। इफ यू डिजर्व टू बी अ फेलियर देन आपको फेल होना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो हमारे गांव में एक कहावत है कि जो सर्वनाश होता है ना किसी का, तो वो कभी भी अपने आप नहीं होता, उसे हम खुद करते हैं। ठीक है ना। तो वो खुद नहीं होता, वो उसे हम ही कर रहे होते हैं, धीरे 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 धीरे, बूंद बूंद से क्या भर रहा होता है, वो घड़ा भर रहा होता है बूंद बूंद से। तो क्या होता है, अरे एक ही तो लेक्चर है यार, 5 लेक्चर मैंने ले लिए, आज मैं एक छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, छोड़ो यार आज कुछ कुछ तूफानी करते हैं। तो एवरी मॉर्निंग यू विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस एंड यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन उन सभी ऑप्शंस में से। आ जाओ जी। है ना। एवरी मॉर्निंग मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक। तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना होता है। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हो ये आपके स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है, और वो जो आप चूज करते हो वो आपकी नियति तय करता है फ्यूचर में। इतनी सी कहानी है बस, और कुछ नहीं है। तो वॉट एवर यू आर चूजिंग टूडे, ऐसे आप सुनते हो ना, जो आज बोएंगे वो फ्यूचर में काटेंगे, नहीं, जो आज आप चूज करोगे वही फ्यूचर में आपको वापस मिलेगा। इफ यू चूज टू बी कि नहीं मुझे मेरी क्लासेस ढंग से पढ़नी है, मेरे को घर आके रिवीजन करना है, कुछ टाइम बचेगा तो फिर मैं दोस्तों को दूंगा, या उस टाइम को मैं अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लगाऊंगा, नहीं बचेगा तो मैं अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ही नहीं करूंगा। ठीक है। समझ गए। तो ये होता है। अच्छा, हमारी जनरेशन में तो जब टीचर ये बातें बोलता था तो हमें समझ में भी आती थी, और हमें वी फील मोटिवेटेड कि यार ये बंदा हमारे बारे में सोचता है। आपकी जनरेशन में गैप आ गया है। हम आपको ज्यादा देर मोटिवेट करेंगे ना तो आपको लगेगा यार क्या बोल रहे हो सर, ये बात तो हमें पता है, और मैं भी जानता हूँ ये बात आपको पता है, लेकिन रियलाइज नहीं हो पाता तुम्हें जल्दी से ना। पता तो है तुम्हें, लेकिन रियलाइजेशन नहीं है तुम्हें। रियलाइजेशन कब होगा? 24 के बाद। और 24 के बाद आप चाह के भी क्या वापस 17th की एनर्जी पे आ सकते हो? 24 के बाद आप हमेशा आगे बढ़ सकते हो, पीछे तो नहीं जा सकते। हाँ या ना। तो उस टाइम पे मेच्योरिटी आई भी तो क्या काम आई, वो तुम्हारे किसी काम नहीं आई। उस टाइम पे तुम्हें लगा कि यार काश मैं उस टाइम पे उतना मेहनत कर लेता, तो सर बोल रहे थे कह रहे थे। अब आई डोंट नो ना कि जब आप लोग 24-25 क्रॉस करो, हम लोग रहे ना रहे क्या रहे, कल का पता है क्या? कुछ नहीं पता, अगले मोमेंट का नहीं पता। सही है। तो आपका करियर है, आपको शायद ज्यादा उसकी चिंता होनी चाहिए, अदर मुझे आपके करियर की चिंता होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, ये एक बात अलग है कि हम आपको जब पढ़ाने आते हैं तो शुरुआती दौर में क्या होता है, इनिशियली जब हम पहली बार मिले होते हैं, दूसरी बार मिले होते हैं, तो हमारा आपका कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं होता। बट धीरे धीरे फिर सबके साथ एक पर्सनल कनेक्शन बिल्ड होने लगता है, फिर आपका कोई नुकसान होता है तो हमें भी बुरा लगता है कि यार बताओ यार इस बच्चे का लॉस हो गया यार ये। ठीक है। तो उससे फिर हमें बुरा लगने लगता है कि यार ये तो नहीं होना चाहिए था इसके साथ, ये क्यों हो रहा है। राइट। अब मान लो सीए बन गया कोई बच्चा, सीए फाइनल क्लियर हो गया, उसके पापा का फोन आया मेरे पास कि सर वो सीए बन गया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मुझे अंदर से समझ आता है मेरा किस बात का धन्यवाद है, मेरे को क्यों धन्यवाद दिया जा रहा है। मैं रिवर्ट में धन्यवाद करता हूँ, भाई उस बच्चे ने मेहनत करी, है ना। लेकिन क्या हमारे यहाँ प्रथा बनी हुई है, श्रेय दिया जाता है माता पिता को और गुरु को। आप लोग की बातों को ना, आपके दिमाग में चीजें थोड़ा जाती नहीं है जल्दी से, टाइम लग जाता है उसमें। ठीक है ना। अब टीचर आपको डांट दे तो आप उसे जज करते हो, यू डोंट नीड टू बी जजमेंटल। स्टूडेंट लाइफ में तो तुम्हें जजमेंटल होना ही नहीं है। दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टूडेंट। तुमने क्या पढ़ी है कैरेक्टरिस्टिक्स? काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान इंद्र तथेव च ग्रह त्यागी अल्पाहारी विद्यार्थी पंच लक्षण। कलयुग के विद्यार्थी का पहला लक्षण होना चाहिए उसे जजमेंटल नहीं होना है। ये बातें सतयुग की हैं। यू कैन नॉट बी अल्पाहारी, यू कैन नॉट बी अ स्वान इंद्रा। अरे के सोएगा आदमी तो स्वान निंद्रा कैसे हो जाएगी उसकी। है ना। ग्रह त्यागी, मैं तो घर पे बैठ के ले रहा हूँ क्लास, आई डोंट वांट टू लीव माय होम। तो ठीक है, फिर उतना ही मिलेगा आपको जितना आप डिजर्व करते हो।
ये पॉइंट है कि नहीं? चलिए, तो आपको बहुत ऑप्शंस होते हैं डे टाइम में। कभी फिलोसफिकल बातें हैं, कभी करेंगे आराम से बैठ के, बहुत ज्ञान तो बहुत भरा हुआ है इन बातों का तो ना। ठीक है, तो सीए के कोर्स का अगर आप मेजर डिमेरिट समझ गए, रादर फोकसिंग ऑन हाउ टू पास, आप फोकस अगर इस पे करो कि हाउ टू फेल, शायद मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोली थी ये बात, बोली थी मैंने ये बात, अक्षर आप फर्स्ट लेक्चर में थे आप, तो मैंने कहा था यू शुड फोकस ऑन मैं फेल कैसे होऊंगा, इस पे फोकस करना है आपको डेली बेसिस पे, रादर मैं पास कैसे हूं इस पे फोकस करना छोड़ दो। अगर इस पे फोकस कर लिया कि मैं फेल कैसे कैसे होऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये काम मेरे को नहीं करने हैं। ठीक है, तो कई बार मेरे मन में ऐसे विचार आता है कि आई शुड रिकॉर्ड अ वीडियो हाउ टू फेल इन सी एग्जाम, उसका थंबनेल ऐसे बनाया जाए, पीपल आर लाइक हाउ टू पास इन सी एग्जाम। तो अभी ना मेरा लेटेस्ट में सी इंस्टीट्यूट में एक प्रोग्राम है आईसीआई में, तो उसका थीम ही मैंने उनको यही दिया है। तो वो हंस रहे थे, वो डिपार्टमेंट वाले बंदे, कहते यार ये तो सर थोड़ा नेगेटिव नहीं हो जाएगा? सर नेगेटिव होना चाहिए नहीं? तो हाउ टू फेल इन सी एग्जाम ये बच्चों को पता नहीं है, ये पता होना चाहिए उनको। सिर्फ 9 शर्तें पूरी करनी है आपको और आप सक्सेसफुली फेल हो जाओगे। 9 काम करने हैं बस। ठीक है, वो है 9 काम है, बताएंगे कभी आराम से आपको। ठीक है, और आप उनमें से 7 काम तो रोज करते हो, 2 ऐड होने हैं बस। और फिर आप बोलते रहना कि हाय हाय कितनी काली जबान है, सच हो गई बात, सच होएगी, वो झूठ नहीं हो सकती है, वो विधि का विधान है, वो सच ही होगा। ठीक है, बता देंगे बता देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है अभी, अभी तो बहुत समय साथ है हम, आगे से नहीं करेंगे फिर हमें। ठीक है, ठीक है, बता देंगे आपको, अभी बता देंगे। चलिए, आज हमारा सेशन क्या 2 बजे तक का था बस? तो आज हम क्या पढ़ें, कुछ कल छोड़ा था हमने बीच में, जैसे टीडीएस वाले सेक्शंस थे, तो पार्टनरशिप फॉर्म करा देता हूँ पहले, है ना? तो पहले पार्टनरशिप फॉर्म करा देता हूँ, टाइम बचेगा तो टीडीएस करा देता हूँ, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म अलग से है पूरा टॉपिक, उसका कोई लेना देना इससे है नहीं, जो तुम पढ़ ली हो ना वो बिल्कुल अलग टॉपिक है पार्टनरशिप फॉर्म। तो आप ऐसे लिखिएगा, टैक्सेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, रजिस्टर पे हेडिंग बनाना उसका ना, टैक्सेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, टैक्सेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। टैक्सेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, मैंने लेक्चर नंबर डाल दिया है क्या? हम्म, पक्का? ठीक है, धीरे धीरे चलते चलते देखो 36 लेक्चर्स पे आ गया मैं। चलिए, टैक्सेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स। ये कोमल से बात हुई थी क्या अक्षरा तेरी? कहाँ है वो? इसकी, उससे पूछना इसकी क्या गारंटी है कि फेब तक सारा का सारा बैकअप पूरा हो जाएगा। उसको बोलना सर मुस्कुरा दिए थे जब मैंने ऐसा बोला था। ठीक है, हालांकि वो बैकअप देखेगी तो वो समझ ही जाएगी। ठीक है, देखिएगा, एक्सेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। एक्सेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप
फॉर्म्स। सेक्शन 40B, सेक्शन 40 क्लॉज बी, 40B, और ये बी स्मॉल में रहेगा। आपको सेक्शन हालांकि बहुत ज्यादा रेलिवेंस नहीं रखता, नंबर ऑफ सेक्शन, बट सेक्शन के अंदर जो कंटेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक से एक्सक्लूसिव क्वेश्चन आया करता है। जो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके लिए इसका रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। आई शुड से इसकी रेलेवेंस उसी के लिए बहुत ज्यादा मानी जाती है। ठीक है, ठीक है ना। तो समझते हैं एक बार क्या है पार्टनरशिप फॉर्म का गेम, क्या है जरा एक बार समझते हैं। थोड़ा आप रजिस्टर को जरा बंद कर दो एक बार और बोर्ड पे देखो, पेन डाउन करके ना बोर्ड पे समझो एक बार। थोड़ा बेसिक से समझते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में का इनकम टैक्स में जो असेसमेंट होता है वो कैसे होता है, थोड़ा सा बेसिक चीजों से समझते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म किसे कहते हैं, बता पाएंगे आप लोग? क्या पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप फॉर्म? एनी वन ऑफ यू, पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है? क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। ठीक है, उससे क्या होता है? हम्म, चलिए और। हम्म, बताओ। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? टू और मोर देन 2 पर्सन इन अ फर्म। अच्छा, आपने फाउंडेशन कितने बच्चों ने करा है? हम्म, ठीक है, सब नहीं करा है ऑलमोस्ट। व्हेन टू और मोर पीपल कंबाइन टू कंटिन्यू अ बिजनेस एंड डिवाइड प्रॉफिट। तो आप जो बता रहे हो ना मेरे को, उससे मेरे को मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्लियर हो नहीं रहा है। क्योंकि तुम जो बोल रहे हो उसको मैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी बोल सकता हूं। ठीक है ना, सुनिए आप। हमने जब पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा होगा तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि आपने सीए फाउंडेशन में पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा था, और पार्टनरशिप एक्ट में सबसे पहले मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप बताया गया था। तो पार्टनरशिप का मीनिंग आपको बताया गया था कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। हाँ या ना? तो आपने ऐसे पढ़ा था कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। तो वहां वर्ड लिखा था प्रॉफिट्स। उसके बाद क्या पढ़ा था? कैरीड बाय all or any one of them acting for all. That business may be carried by all or any one of them and it is acting for all. So कोई भी एक्टिविटी इन रिलेशन टू बिजनेस अगर कोई एक कंडक्ट करता है तो बाकी के लोग उस एक्टिविटी के अंदर क्या होते हैं? बंध जाते हैं। राइट, ऐसे हमने पढ़ा था। तो पार्टनरशिप को जब हम समझते हैं तो उसमें रोल इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि पार्टनरशिप में जो
लोग होते हैं वो कौन होते हैं? तो एक्चुअल में पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं. Whenever I say partnership is a relation between two or more person, मतलब आई एम सॉरी इफ यू आर फीलिंग लाइक इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर अस, बट मैं आपको बेसिक के बिना समझा नहीं सकता बात, वो मेरी अपनी प्रॉब्लम है. जब तक मेरे को चीज क्लियर नहीं होएगी ना, तो आप उसे कितना भी आसान मान लेना, कितना इजी समझ लेना, मेरे को लुक्स दे लेना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट इज द नेचर ऑफ माई टीचिंग दैट आई कैन नॉट रश. ये तो आता ही होगा तेरे को, तुझे पता ही होगा पार्टनरशिप फर्म तो क्या होती है? तो पता होगा तो हो गया बस, फिर तेरे को सब पता है, फिर तू यहाँ मत बैठ, बाहर खड़ा हो, वहां पे वहां पढ़ ले बैठ के. ठीक है? तो क्या गेम क्या है ना, दो लोग हैं, जैसे दो लोग हैं, तो वो दो लोग कौन है? पार्टनर है. तुमने कहा टू और मोर, सो दो से ज्यादा हो सकते हैं. मोर पे तुम कह रहे हो सीलिंग नंबर है, मैं वहां जाना नहीं चाहता, वो मेरे काम की चीज नहीं है. मेरे काम की चीज क्या है? मेरे काम की चीज है कि टू और मोर पर्सन का रिलेशन, दोज हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स. लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि अगर उनमें से कोई एक कोई एक्ट करता है, तो वो दूसरे लोगों पे भी वो एक्ट क्या होता है? वो दूसरा वाला बाउंड हो जाता है उसके लिए. तो इसे कहा जाता है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, और इसको कहा जाता है म्यूचुअल एजेंसी. फिर म्यूचुअल एजेंसी का यहाँ क्या लेना देना है? अरे यहाँ डायरेक्टली लेना देना है इसका, क्योंकि तुम्हें पहले, सबसे पहले तुम क्या पढ़ रहे हो? टैक्सेबिलिटी पढ़ रहे हो. तुम्हें पार्टनरशिप फर्म का सही मतलब पता नहीं. यू डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन एओपी एंड पार्टनरशिप फर्म. नहीं, हमने सर फाउंडेशन में रट्टा मारा था ना, ऐसे हाथ रख के, इधर ऐसे मारा होगा तुमने रट्टा, भाई तुम भूल गए उसको. आई बस समझ में? तो कितना भी रट्टा मार लोगे तो भूल ही जाओगे अल्टीमेटली. तो अब मेरे को एक बात बताओ, फर्म है, फर्म, ये है फर्म. तो फर्म का मतलब क्या है? फर्म का मतलब है कलेक्टिव नेम ऑफ पार्टनर्स. क्या बोला मैंने? फर्म का मतलब है कलेक्टिव नेम ऑफ पार्टनर्स. तो अगर मैं इस फर्म में से उसके पार्टनर को बाहर निकाल दूं, तो क्या फर्म रहेगी? बोलो. पार्टनर को अगर मैं अलग अलग कर दूं, तो क्या फर्म है? फर्म क्या है? पार्टनर्स का कलेक्टिव नेम ही क्या है? फर्म है. लेकिन मजे की बात पता है क्या है? इनकम टैक्स लॉ के अंदर पार्टनरशिप फर्म को एक सेपरेट पर्सन माना गया है. एक सेपरेट पर्सन माना गया है. एंड लेट बी क्लियर कि ये इनसे गलती हुई थी. क्या होता है ना, जब आदमी मतलब जोश में होता है ना, तो होश खो बैठता है वो, उसे होश नहीं रहता वो क्या कर रहा होता है. एक्चुअल में देखा जाए तो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर, अगर मैं इनको दूर से देखूं, तो इंडिविजुअली फर्म को अगर मैं इंडिविजुअल पार्टनर्स की फॉर्म में देखूं, तो मुझे पार्टनर दिखाई देंगे. लेकिन मैं अगर उसे कलेक्टिवली देखता हूं, तो वो मेरे को क्या दिखाई देगी? एक फर्म दिखाई देगी. तो आप टैक्स चाहे फर्म से लो या पार्टनर से लो, बात एक है. क्योंकि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म में जो लाइबिलिटी की बात हम जब करके चलते हैं, तो वहां लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. और अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म से हम कुछ रिकवर नहीं कर पाए, तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को बेच के रिकवर करा जाएगा. तो ये एक्चुअली मैटर क्या है? ये जिस्म दो हैं लेकिन जान एक है, ये कहानी है इनकी. तो फर्म इज अ कलेक्टिव नेम ऑफ पार्टनर. और पार्टनर कौन है? इंडिविजुअली जब हम किसी को देख रहे हैं तो वो पार्टनर है. तो बेटा ये पार्टनर जो है ना, ये पार्टनर अपने आप में एक इंडिविजुअल भी तो है. आई बात समझ में? लेकिन इन द आई ऑफ लॉ एंड स्पेशली इनकम टैक्स लॉ, इन दोनों को मैं मानता हूं क्या? अलग. क्या मानता हूं? अलग. क्योंकि मैं पार्टनरशिप फर्म को एक पर्सन बना बैठा हूं सेक्शन 2 क्लॉज 31 में. अब बात तो सारी सही चल रही थी, शुरू से लेके हमने बात करी 28 की, बात करी 29, 30, 31, 32, फिर 35, फिर 36, फिर 37. बात सब कुछ ओके जा रही थी. 38 हमने पढ़ा, ऐसे हम बात करते जा रहे थे. फिर 41 आ गया तो वो इनकम की बात करने लग गया.
है ना। लेकिन क्या हुआ, अचानक से सेक्शन 40B प्रकट हुआ। उसने कहा यार मेरी बात सुनो आप, ये जो पार्टनरशिप फर्म है ना, इसके केस में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म जो कुछ भी पेमेंट करेगी किसको, पार्टनर्स को। तो सेक्शन 28 ये कहता था कि फर्म से मिलने वाला कोई भी रेमुनरेशन पार्टनर को, फर्म से मिलने वाला कोई भी रेमुनरेशन उसके पार्टनर को पीजीबीपी में टैक्स होगा। तो कोई भी पेमेंट अगर एक फर्म अपने पार्टनर को करती है तो वो पेमेंट पार्टनर की इनकम है कि नहीं है, तो फर्म का एक्सपेंस है कि नहीं है, हाँ या ना। तो पार्टनर फर्म में एक्सपेंस दिखाने के लिए कुछ भी करेगा, बोलो हाँ या ना। तो उस रेमुनरेशन को जो एक फर्म ने किसको दी है, पार्टनर को दी है, उसे मैंने नाम दे दिया रेमुनरेशन टू पार्टनर। वो रेमुनरेशन जो फर्म से पार्टनर के पास गई है, भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये अपने प्रॉफिट और लॉस को इस तरीके से अप्रोप्रिएट करे कि फर्म का टैक्सेबल प्रॉफिट 0 हो जाए, बोलो। तो फिर फर्म को पर्सन बनाने का लॉजिक ही खत्म हो गया ना हमारा। भाई फर्म क्या करती है, जब एक फर्म अपना पीएनएल अकाउंट बनाती है तो वो पीएनएल अकाउंट तो वो ठीक ठाक तरीके से वैसे ही बनाती है जैसे सब बनाते हैं। फिर इसमें जो नेट प्रॉफिट आता है, याद करो अपना 12th स्टैंडर्ड, तुम इस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते थे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ऐसे ट्रांसफर करते थे आप उसको, यहां लिख दिया करते थे बाई नेट प्रॉफिट। वैसे ये बाई नेट प्रॉफिट की जगह आप एंट्री पास करा करते थे कूल बन के, बाई पीएनएल अकाउंट ट्रांसफर ऐसे लिखा करते थे आप वहां पे। तो वेन एवर यू ट्रांसफर दिस एंट्री हियर, तो फिर आप इसका डिवीजन किया करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन करा करते थे, एंड उस डिस्ट्रीब्यूशन को डेबिट साइड पे एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट्स कहा जाता था। वो डिस्ट्रीब्यूशन आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किया करते थे, जैसे सैलरीज एंड कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और शेयर इन प्रॉफिट, कुछ कुछ ऐसे किया करते थे आप। फिर ये सारा का सारा पैसा यहां की डेबिट से उठा के पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे क्रेडिट मारा करते थे, और इस तरफ अगर कुछ डेबिट से कुछ लेना होता था तो उसे डेबिट मार दिया करते थे, और फाइनल उनका क्लोजिंग बैलेंस निकाल के पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट ऐसे बनाया करते थे आप लोग। ये होता था, हाँ या ना। तो कुल मिला के अगर मान लो तुम्हें कुछ पार्टनर से नहीं लेना है, तो ये नेट प्रॉफिट तो नील बटे सन्नाटा सब कुछ बांट दिया। सरकार ने तुमसे पूछा क्या कमाया, तुमने कहा प्रभु कुछ नहीं कमाया, देखो देखो, देखो ये आया था, जे पार्टनर को दे दिया, बताओ अब हमें तुम्हें देने के लिए तो कुछ बचा नहीं, आया ना। तो सरकार ने कहा ऐसे कैसे काम चलेगा, चलो पार्टनर के पास चला गया, उससे हम इनकम बना के टैक्स ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन फर्म तुझे भी तो हमने पर्सन माना था, क्या माना था, तुझे भी तो हमने पर्सन माना था। भाई सेक्शन 2 क्लॉज 31 में 7 सनम थे सरकार के, कितने, 7। इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। 7 लोग थे वहां पे, कितने, 7। तो अगर ऐसा हो जाए तो ये वाला सनम तो बेवफा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सरकार के लिए, बोलो। तो भाई तेरे को पर्सन बनाने का फायदा क्या हुआ जब तू हमें टैक्स नहीं देगा। तो इसके लिए हमें प्रकट करना पड़ा सेक्शन 40 क्लॉज बी को, गड़बड़ हो जाएगी भाई यहां तो। अब ये जो रेमुनरेशन यहां से गया है ना, मैंने जो ये गंदी सी हैंडराइटिंग में लिख रखा है, ये जो रेमुनरेशन पार्टनर से फर्म को गया है, इस रेमुनरेशन पे हम एक रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे और हम कहेंगे कि पार्टनर को मिलने वाला ये जो तू अलग अलग नाम से उसको बांट रहा है ना, ये नौटंकी, इस नौटंकी का नाम हम रखेंगे रेमुनरेशन टू पार्टनर। और रेमुनरेशन पार्टनर को कितनी जाएगी, वो जाएगी मैक्सिमम जो परमिसिबल होगी अंडर सेक्शन, तो एक्चुअल और 40B विच एवर इज लोअर हम अलाउ करेंगे, ताकि फर्म से भी हम कुछ ले सके।
अरे यार फर्म से लो या पार्टनर से, बात तो एक है। बोला नहीं, पहले फर्म से लेंगे, क्योंकि फर्म की इनकम पे कितना परसेंट टैक्स लगता है? 30%। फर्म की कोई स्लैब नहीं होती। बोलो हाँ या ना? क्योंकि एक दो बार एक बच्चा मेरे से उलझ गया, कहता सर जब पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म एक हैं, क्या है, एक हैं, तो दो अलग अलग टैक्सेबिलिटी करने के पीछे क्या लॉजिक है? तो बेटा इसके पीछे लॉजिक ये है कि पार्टनर अपनी स्लैब यूज करके, इंडिविजुअल स्लैब को यूज करके टैक्स बचा सकता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म कोई स्लैब यूज नहीं कर सकती, इसलिए उसके ऊपर कैसा रेट लगता है? फ्लैट रेट लगता है। तो सरकार चाहती है कि फर्म से भी टैक्स आए। पार्टनर से टैक्स आएगा कि नहीं आएगा वो एक अलग मैटर है, एक अलग बात है, लेकिन जब सरकार डायरेक्टली फर्म से बात करेगी तो उससे कुछ ना कुछ लेके जाना चाहती है, इसलिए सेक्शन 40B को लाया गया यहां पे। ठीक है, तो सेक्शन 40B पार्टनर्स को मिलने वाला रेमुनरेशन जो उसकी फर्म से मिलता है, उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा प्रोविजन बना हुआ है। आई बात समझ में? समझ आ गया आपको मैंने क्या बोला? तो ये प्रोविजन कैसे काम करता है आप जरा समझिए एक बार। अब आप अपने रजिस्टर को ओपन कर सकते हैं वहां पे और लिखना शुरू कर सकते हैं अपनी अकाउंटिंग सॉरी टैक्स की ट्रीटमेंट को। ठीक है, चलो हटो साहब यहां से आप जरा। तो ये थोड़ा समझ में आया कि ये 40B की जरूरत क्यों पड़ी? चलिए सर, तो ऐसा करते हैं एक बार जरा, लिखिएगा रेमुनरेशन टू पार्टनर्स। रेमुनरेशन टू पार्टनर्स। अब मेरे को एक बात बताओ जरा, रेमुनरेशन जो वर्ड है उसका क्या मतलब है? जितनी भी पेमेंट्स एक फर्म से पार्टनर को मिलती हैं, मैं उन सभी को क्या बोल देता हूं? रेमुनरेशन बोल दे रहा हूं। 40B का रोल क्या है? 40B का रोल ये है कि एक फर्म अपने पार्टनर को मैक्सिमम रेमुनरेशन कितनी दे सकती है। तो माय क्वेश्चन इज, whatever remuneration a firm will pay to the partner is the expense of that firm। अभी क्योंकि अपन सीरीज पे बात कर रहे हैं ना, तो 40B भी तो उसी ग्रुप का मेंबर है, हालांकि थोड़े कपड़े अलग पहने उसने, बट ग्रुप तो सेम ही है। एक्सपेंसेस जो पीछे अलाउ हो चुके हैं उस पे कंडीशन इंपोज करने कौन कौन आया था? 40A आया था, कैपिटल ए के 3 सेक्शन थे, 43B था, ये वही तो ग्रुप है पूरा का पूरा। तो उसी ग्रुप में से एक बंदा थोड़ा सा कपड़े उपड़े चेंज करके आ गया और आके बोला मैं स्पेशली किसके लिए बनाऊं? मैं बनाऊं सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो भाई तू क्या कह रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को जो रेमुनरेशन देगा ना, वो जो मैं कह रहा हूं उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और तू ऐसे क्यों कह रहा है? बोला मेरे को सरकार को कुछ तो पैसा कमवा के देना है ना फर्म से। तो whenever a firm will pay remuneration to partner, तो that remuneration shall not exceeds
तो द अमाउंट विच इज परमिजिबल अंडर सेक्शन 40B, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बात? तो व्हाट काइंड ऑफ रेमुनरेशन जो दी जाएगी वो दी जाती होगी एक फर्म से एक पार्टनर को। नॉर्मल अकाउंटिंग प्रैक्टिस क्या कहती है अब वो समझना पड़ेगा। फिर टैक्स के हिसाब से रेमुनरेशन का क्या मतलब है वो समझना पड़ेगा। तो नॉर्मल अकाउंटिंग प्रैक्टिस में एक फर्म अपने पार्टनर को क्या क्या दे सकती है? सब कुछ है, सब कुछ। याद करो, पार्टनर कहता है फर्म को जो तेरा है वही मेरा है। ऐसा है कि नहीं है? क्योंकि हम क्या हैं? हम एक हैं, हम साथ साथ हैं। लेकिन 40 भी बीच में कूद पड़ा, कहता ओए रुक रुक, देख। फर्म को कह रहा है कि वॉट एवर यू आर गिविंग टू पार्टनर, अकाउंटिंग में तो तुम कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो बताओ फर्म अकाउंटिंग में पार्टनर को क्या क्या दे रही थी? सर जी अकाउंटिंग में तो पार्टनर को फर्म दिया करती थी क्या? सैलरी। सैलरी पढ़ा, सबने पढ़ा 12th क्लास में कि सैलरी मिलेगी पार्टनर को। सैलरी के अलावा पार्टनर को मिलेगा बोनस, या और पार्टनर को मिलना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कुछ बचेगा तो उसे पार्टनर ले जाएगा कैसे, क्या बोल के? शेयर इन प्रॉफिट्स। ये सब कुछ एक फर्म अपने पार्टनर को प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग में, हाँ या ना? और ये सब कुछ अकाउंटिंग के हिसाब से फर्म के माने जाते हैं क्या? एक्सपेंस। और वो एक अलग बात है कि इस भाई की इनमें से इनकम कितनी मानी जाएगी, तो वो अकाउंटिंग का मुद्दा था नहीं। कितना भी माना जाए तो वो तो टैक्स का मैटर है, हाँ या ना? चलिए साहब, अब एक्सपेंस माना जाएगा और हम पढ़ रहे हैं यही कि भाई कितना खर्चा अलाउ कर सकते हैं हम आपको। तो हाउ मच मैक्सिमम एक्सपेंस यू कैन क्लेम अंडर सेक्शन 40B एज रेमुनरेशन। तुम तो सारा बांट दोगे, तो तुम कितना ले सकते हो? तो टैक्सेशन कहता है कि ये बताओ, ठहरो, अकाउंटिंग में क्या चल रहा है तुम्हारा हमें मतलब नहीं है। ये बताओ, फटाफट से बताओ कि तुम दोनों के बीच में इस रेमुनरेशन के लिए कोई कोई एग्रीमेंट है? क्या कोई रिटर्न एग्रीमेंट है? टैक्स कह रहा है इस बात को, वो चेकिंग करेगा ना, तो कहेगा भाई ये बताओ पार्टनर इधर, तू अपना एग्रीमेंट दिखा, तेरा फर्म के साथ क्या एग्रीमेंट है। अब पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में जो एग्रीमेंट होता है और पार्टनर्स की आपस में क्या सेटिंग होती है, क्या अंडरस्टैंडिंग होती है, वो सब कहां लिखा होता है? पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। तो तुमने प्रो स्टूडेंट बन गए थे आप जब फाउंडेशन में थे, लॉयर बन गए थे एकदम। तो बिना पार्टनरशिप डीड के पार्टनरशिप फर्म की कोई मतलब अहमियत नहीं समझते थे आप। बिना पार्टनरशिप डीड की पार्टनरशिप कुछ नहीं होती, हाँ है ना? तो सारा का सारा सिस्टम डीड में लिखा होगा। तो सबसे पहले हम ये पूछेंगे कि फर्म और पार्टनर्स, ये बताओ तुम्हारे पास डीड है? डीड क्या होता है? एक रिटन एग्रीमेंट होता है। क्या होता है डीड? एक रिटन एग्रीमेंट होता है। बोर्ड पे ध्यान लगा ले, नहीं तो चक्कर कटवाऊंगा 200 ऐसे दौड़ाऊंगा पूरा, ठीक है? हाँ, रात को सोया कर, रात को रील्स देखता है, ठीक है? क्लास में, ठीक है? हाँ, तो साहब क्या होगा? दिखाओ भाई क्या एग्रीमेंट है तुम्हारा। डीड में लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, डीड में लिखा था सैलरी भी मिलेगी, डीड में लिखा था बोनस कमीशन भी मिलेगा, सब लिखा था डीड में। तो यार ये तो गड़बड़ है भाई, डीड में अगर सिर्फ डीड के भरोसे बैठ जाओगे तो फिर भी कुछ नहीं मिलने वाला है सरकार को। तो फिर गवर्नमेंट ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। कहता है यार तुम नौटंकी मत करो, सुनो बात, ये क्या बोनस कमीशन क्या होता है? हटा इसको यहां से। तो इन्होंने रेमुनरेशन के दो हिस्से बनाए। एक हिस्से की तरफ डाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्ट बनाए। टैक्स में रेमुनरेशन के दो हिस्से, एक को बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरे को बोला अदर रेमुनरेशन, दो पार्ट्स बनाए।
तो जब भी हम रेमुनरेशन की बात करेंगे तो यहां पे सबसे पहले बात होगी कि रेमुनरेशन का एक्चुअल में टैक्सेशन में क्या मतलब है। तो रेमुनरेशन के दो हिस्से हैं, एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक है, लिखो भाई जल्दी से, ऐसे लिखो, रेमुनरेशन टू पार्टनर्स के यहां पे दो हिस्से हैं। दिखाना भाई एक बार ये फाइल दिखाना मेरे को। पेज नंबर 57 पे है ना? 57 पे है ना? ठीक है जी, लिखिए। एक तरफ लिखिए, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मेरे को एक बात बताओ, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हें क्यों दिया जाता है एज अ पार्टनर? क्या कर दिया तुमने ऐसा कि तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए? बोलो, क्या कर दिया तूने ऐसा कि तेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए? बोला जी मेरा पैसा लगा है इसमें, पार्टनरशिप में ना, तो मैंने पैसा लगा रखा है। अब मेरे को जो पैसा मैंने लगाया है वो पैसा अगर मैं कहीं बाहर लगाता तो मैं कुछ वहां से ले आता, तो यार कम से कम मेरे को इंटरेस्ट तो दो उसका, एक मिनिमम अमाउंट कुछ तो पे करो। तो दे अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। कितना चाहिए तेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? बोला जो डीड में लिखा है वो चाहिए। अभी डीड में वो बंदा क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा लिखेगा कि नहीं लिखेगा? क्योंकि जितना ज्यादा वो इंटरेस्ट लिखेगा उतना ज्यादा क्या होगा, खर्चा बनेगा फर्म का, उतना टैक्स कम आएगा। तो व्हाट लॉस इज, इन्होंने कहा देख भाई ऐसा है, एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर डीड, और एक हम अपनी तरफ से बता देते हैं उतना, उन दोनों में जो भी लोअर होगा वो मिलेगा तेरे को। ठीक है, मेंशन करो जल्दी से। यहां पे लिखा है कितना मिलेगा सर, मैक्सिमम अमाउंट कितना मिलेगा आपको, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कितना अलाउ किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अलाउ किया जाएगा, कितना दिया जाएगा। और पहली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स जो होते हैं उनका क्या नेचर होता है? तो कुछ पार्टनर तो एक्टिव होते हैं और कुछ पार्टनर नॉन एक्टिव होते हैं, यानी कि स्लीपिंग होते हैं। लेकिन स्लीपिंग पार्टनर भी पार्टनर है तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए अगर उसने कैपिटल लगाई है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिलता है। तो यहां पे नीचे लिख लेना, ये दोनों पार्टनर को मिलता है, चाहे पार्टनर एक्टिव हो, यानी कि ये एक्टिव पार्टनर्स को भी मिलता है और स्लीपिंग पार्टनर को भी मिलता है। ये स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है बेटा? सर जो बिजनेस में डे टू डे पार्टिसिपेट नहीं करते, रोज रोज नहीं आते बिजनेस में, डेली डेली नहीं आते हैं। अब जैसे कुछ बच्चे हमारी क्लास के स्लीपिंग मेंबर हैं, वो रोज रोज नहीं आते हैं क्लास में, कभी कभी आते हैं, वो देखने आते हैं कोई टीचर तो नहीं बदल गया, सब ठीक चल रहा है, कोई सीट वीट तो नहीं इधर उधर हो गई, हिल गई, तो सब ऐसे देखने आते हैं। वो स्लीपिंग पार्टनर, विजिटिंग स्टूडेंट्स बोलते हैं हम उनको ना। चलिए, एक्टिव पार्टनर एज वेल एज स्लीपिंग पार्टनर। अच्छा, दूसरा, दूसरा इसमें अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे अलाउड होगा? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड, इसी के नीचे यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड। आज अकेले कैसे आना हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड, अरे बोलना। अच्छा, क्या हो गया उसको? क्या होता है ना, दिन भर में खाना खाते नहीं है, रात को जाके बहुत सारा खाते हैं, है ना, तो ये हो जाती है प्रॉब्लम, एकदम से टूट, ज्यादा खराबी है ज्यादा खाने से। अच्छा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड। ठीक है यार, और क्या है, मैं भी तो मजाक ही कर रहा हूँ, है? हाँ, नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं। बोल देना कि तबीयत खराब है, सही है।
मैसेज किया था, ठीक है। अमाउंट ऑफ या रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर पार्टनरशिप डीड, रेट एज पर डीड और 12%, 12% विच एवर इज लोअर। सर एग्जाम्पल से समझाना इसको। एग्जाम्पल, केस 1, केस 2, मैं एग्जाम्पल बना देता हूं यहाँ पे। जैसे आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर डीड, यहां दिया था 10%, यहां दिया था 15%। और आईओसी एज पर सेक्शन 40B कितना अलाउड है रे? यहाँ 12% और यहाँ पे भी 12%। तो तुम्हें एक्चुअल आईओसी मान्य कितना होगा, तो अलाउड कितना होगा जरा बताओ। आपने अभी बोला लोअर होगा, तो यहाँ पे 10% होगा और यहाँ पे 12% होगा, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको जब भी दिया जाता है, ये हमेशा आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया जाता है, कोई कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट नहीं करते, सिंपल इंटरेस्ट आपको अलाउ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, वो तबरेज भाई, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पे लगता है? ओपनिंग पे भी पे लगता है कि क्लोजिंग पे लगता है? रजिया गुंडों में फंस गई है, क्लोजिंग पे लगता है। आईना देखते हो कभी? देखा करो, आईने के सामने खड़ा होकर पूछो कितना बेगैरत इंसान हूं मैं, तो मुझे ये भी नहीं पता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पे लगेगा। हाँ जी। क्यों क्लोजिंग पे क्यों नहीं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पे लगता है? तुम्हें बचपन से सिखाया जाता है ओपनिंग कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड ओनली ऑन ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो याद रखना ये, क्योंकि वो पीएनएल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा देगा, गलत करके लगाएगा, कहेगा मैंने क्लोजिंग पे लगाया था, तुम्हें ओपनिंग पे जाना पड़ेगा, फिर ओपनिंग निकाल के उस पर लगाना पड़ेगा करेक्ट करके। हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन आज तक बनाया नहीं है इन्होंने कि इतना ज्यादा तंग कर दे बच्चों को, लेकिन करना चाहिए, तंग दौड़ाना चाहिए थोड़ा इनको, सही रहेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना होता है कि हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग पे लगता है, और ऑलवेज 12% पर एनम अलाउड होता है, 12% और रेट विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो एक चीज आपको समझ में आ गई क्या? अरे बोलो ना, समझ आ गई? ये सब कुछ ऑथोराइज्ड बाय डीड होना चाहिए, ये बात याद रखना। यानी कि वॉट एवर आई एम सेइंग हियर, दैट रेमुनरेशन मस्ट बी authorized as per पार्टनरशिप डीड। दोस्तों, पार्टनरशिप डीड में अगर ऑथोराइज्ड नहीं है तो भूल जाओ, कुछ नहीं मिलना फिर। हाँ, डीड से परमिशन है, डीड परमिट कर रही है कि नहीं इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना चाहिए था, तो फिर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ठीक है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। दूसरी तरफ लिखिए, डिडक्शन फॉर रेमुनरेशन, डिडक्शन फॉर रेमुनरेशन, और ब्रैकेट पे लिख लेना अदर देन आईओसी टू पार्टनर्स। तो आप अदर रेमुनरेशन मांग रहे हो कि नहीं मांग रहे हो?
तो ये अदर रेमुनरेशन तुम्हें तभी मिल सकता है अगर आप कौन है, कौन है आप एक्टिव या फिर वर्किंग पार्टनर है फर्म के, तो आपको हम दे देंगे ये। यानी कि अगर आप एक्टिव पार्टनर नहीं हो, वर्किंग पार्टनर नहीं हो, तो भूल जाइए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है साहब। ठीक। रेमुनरेशन में क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा इस कहानी में? वो इस कहानी में सब कुछ आ जाएगा रे। सैलरी, बोनस, कमीशन, शेयर इन प्रॉफिट, एक्सेट्रा। कुछ भी नाम दो, वो सब कुछ आ जाएगा इधर। कुछ भी बुलाओ, वो सब कुछ इधर आ जाएगा। यार बड़ा दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है, लिख लिया? सैलरी, बोनस, कमीशन, शेयर इन प्रॉफिट, ये सब कुछ आ जाएगा। ठीक है सर, कैसे मिलेगा ये? तो वो कह रहे हैं जी इसके लिए आप ना एक काम करो, पहले बुक प्रॉफिट निकालो। क्या निकालो? पहले ना बुक प्रॉफिट निकालो। जी बुक प्रॉफिट क्या होता है सर? समझाएंगे अभी क्या होता है बुक प्रॉफिट। आप पहले ट्रीटमेंट क्या वो समझते हैं पहले। कुछ नहीं होता बुक प्रॉफिट। इन्होंने लॉ में एक नया वर्ड लिखा। हमने तो ग्रॉस प्रॉफिट सुना था, नेट प्रॉफिट सुना था, एक नई बात आ गई, टैक्स बोला, मैं एक नई बात निकाल के दे रहा हूं, बुक प्रॉफिट। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बुक प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट के साथ कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है आपको, फिर आपको बुक प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो चलो एक कोशिश करके देखते हैं। आपको पीएनएल की इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या दिया होगा? नेट प्रॉफिट। उसमें अगर तुमने कोई सैलरी ऑलरेडी डेबिट कर रखी होगी, तो क्या इंडिविजुअल सैलरी अलाउड थी? हम तो सैलरी के नाम पे सिर्फ क्या दे रहे थे? रेमुनरेशन। तो उसे ऐड बैक करना पड़ेगा। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ था 18%, तो 6% बुक प्रॉफिट में वापस बुक प्रॉफिट निकालने के लिए ऐड बैक करना पड़ेगा। यानी कि प्रॉफिट के साथ ही कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी आपको, और उन एडजस्टमेंट का फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? बुक प्रॉफिट। तो मैं बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन आपको भी लिखवाऊंगा, बट एज ऑफ नाउ आप पहले इसको समझो कि ये बुक प्रॉफिट की डिवीजन अपन कैसे करेंगे। ठीक है, समझ गए बात आप लोग? लिखो। तो आपको सबसे पहले बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो 1 मिनट के लिए मैं यहां लिख लेता हूं कि बुक प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है, और जो बुक प्रॉफिट हम कैलकुलेट करके लाए हैं, लिख लो बुक प्रॉफिट, और इसमें यहीं पे डाल देना नोट 1, क्योंकि बुक प्रॉफिट की आप कैलकुलेशन सीखोगे मेरे साथ अभी। नोट 1 डाल दो यहाँ पे। और बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन जब हम करेंगे, तो उसमें से हम दो बातें यहाँ पे लिख लेते हैं। लिखिएगा, बुक प्रॉफिट जब आ जाएगा, तो यही बुक प्रॉफिट तो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। बोलो। तो इसके दो हिस्से ऐसे बना लेना। पहला हिस्सा बना लेना ऑन फर्स्ट ₹3 लाख, और ये याद रखने वाली बात है। तो फर्स्ट पार्ट आएगा ऑन फर्स्ट ₹3 लाख, बुक प्रॉफिट का पार्ट 1 है ऑन फर्स्ट ₹3 लाख, और इन केस ऑफ लॉस, और इन केस ऑफ लॉस, मान लो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, मान लो, तो लॉस होएगा। लॉस होगा तो फिर क्या मिलेगा? या प्रॉफिट होगा तो पहले 3 लाख का डिवीजन कैसे करोगे? ये पहली बात है। और दूसरा पॉइंट यहां पे मेंशन कर दो, पार्ट 2 इधर लिख दो यहां पे, ऑन बैलेंस बुक प्रॉफिट। पहले तो ये झमेला समझाओ क्या लिखा आपने। मान लो कि आपको 5 लाख का बुक प्रॉफिट आया, कितने का? 5 लाख का। तो पहले 3 लाख को एक तरफ लिख लेना, और 2 लाख को एक तरफ, बैलेंस कर देना। अब उसमें से आपको कितना बांटना अलाउड है? तो दे सेड मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन क्या है?
मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन कितनी है लिखिएगा, यहां पे इसी के नीचे यहीं पे मेंशन करना, मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन, मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड एज पर सेक्शन 40B। तो मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन अलाउड एज पर सेक्शन 40B कितना होगा? ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन अलाउड एज पर सेक्शन 40B कितना होगा? ठीक है, लिखिए कितना होगा बेटा, यहां पे लिखिए, इस तरफ पहले यहां पे लिखिएगा, लिखिए 90% ऑफ 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। एक बात बताओ भाई, अगर आपका 5 लाख रुपए का बुक प्रॉफिट, एग्जाम्पल से समझना, तो आपने बैलेंस 3 लाख रुपए निकाल लिया एक तरफ, 3 लाख का 90% कितना होता है बताओ बेटा, 3 लाख का 90% कितना आया? 270, 270। तो 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और ₹1,50,000 विच एवर इज हायर आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? विच एवर इज हायर आपको मिलेगा। अच्छा, आईओसी में लोअर दे रहे थे, इधर हायर दे रहे हैं। यस सर, इस पे एग्जाम्पल बनाएंगे हम लोग, अभी बनाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल बनाएंगे, पहले इतना लिख लो आप, 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और ₹150 विच एवर इज हायर। और बैलेंस बुक प्रॉफिट 5 लाख में से बैलेंस कितना बचा था रे? 2, और उसका मिलेगा आपको 60%। लिख लीजिएगा 60% ऑफ बुक प्रॉफिट, यानी कि आप 40% को बांट ही नहीं सकते, आप सिर्फ और सिर्फ कितना बांट सकते हो? 60% बांट सकते हो। इज इट क्लियर गाइस? आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना डिवाइड कर सकते हो? 60%। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं पहले, उससे तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझा देता हूं मैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं और पहले ये कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लो। मान लो कि आपका कैलकुलेटेड बुक प्रॉफिट, एग्जांपल है, मिटाऊंगा मैं इसको, आप लोग कॉपी मत करना। एग्जांपल मैं कुछ केसेस ले लेता हूं। केस 1, केस 1 में मेरा बुक प्रॉफिट आया, आप लोग कैलकुलेटर निकाल लोगे क्या अपना? लाए हो? मेरा बुक प्रॉफिट आया मान लो 6 लाख रुपीज। ठीक है, बुक प्रॉफिट हमेशा आपको तभी लेना होता है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप अलाउ कर चुके हो, तो उसके बाद का प्रॉफिट होता है, हमेशा याद रखना, भी कैलकुलेट करवाऊंगा। 6 लाख का है, आप इस 6 लाख के क्या करोगे? 2 डिवीजन करोगे। फर्स्ट ₹3 लाख, फर्स्ट ₹3 लाख, और लॉस के केस में, लॉस तो है नहीं, क्या है? प्रॉफिट है। तो आपका आएगा 90% ऑफ बीपी, इट इज 90% ऑफ 3 lakhs, तो इट विल बी 270। बोलो 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 बोलो। और एक आएगा 1.5 लाख रुपीज, 1.5 लाख, तो विच एवर इज हायर। तो आप इसमें से कितना उठा लोगे? शाबाश। बैलेंस कितना आया? आवाज नहीं आ रही। बैलेंस आया 3 लाख, इसका निकाल दोगे कितना? 60% ऑफ बीपी, 3 लाख का 60% कितना होता है? तो ये आया 180। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, तो आपको मैक्सिमम कितना अलाउड होगा? आप 6 लाख में से रेम्युनरेशन कितना दे सकते हो? बैलेंस क्या बचा? 1.5 लाख रुपए। इस पे लगेगा 30% से क्या? तो ये पैसा किसको जाएगा? 30% गवर्नमेंट को। 45,000 रुपए किसको मिलेगा? टैक्स सरकार को मिलेगा। बताओ बैलेंस कितना बचा? 1,05,000। ये बचा 1,05,000। ये 1,05 पार्टनर्स किस में लेके चले जाएंगे?
प्रॉफिट के शेयर में अपने घर ले जाएंगे, फर्म में थोड़ी छोड़ेंगे। तो जब ये पैसा पार्टनर को मिलेगा तो मुझे बताओ टैक्स के पहले का पैसा है कि टैक्स के बाद का? तो ये पैसा जैसे ही पार्टनर को मिलेगा, ये पार्टनर की एंड में क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 2A। याद करो, सेट ऑन सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में ये पॉइंट 2 बार आया था। तो आपसे मैंने पूछा था कि बेटा इसका क्या करना है, तो आपने कहा सर इसको ना हम लोग एग्जेम्प्ट तो कर दिए, लेकिन क्यों कर दिए? तो मैंने कहा था इसके पीछे लॉजिक आपको पीजीबीपी में पता चलेगा क्यों कर दिए। आया समझ में क्यों कर दिए? क्योंकि बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे 1,05,000 रुपए पे टैक्स ऑलरेडी दिया जा चुका है, दिया जा चुका है। तो ये टैक्स के बाद का पैसा है, तो पार्टनर इस पे दोबारा दोबारा टैक्स थोड़ी देगा। नहीं सर वो इंडिविजुअल भी तो है। अरे इंडिविजुअल होने से क्या हो जाएगा, इस पैसे पे जब ऑलरेडी टैक्स चला गया तो क्या दो दो बार टैक्स देगा पार्टनर? तो पार्टनर के हैंड में ये पैसा क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, अब एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। मान लो कि एक एग्जांपल और ले लो, केस 2, और वहां पे मेरा बुक प्रॉफिट ही आया 2 लाख रुपए। 2 लाख का 90% तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मेरा बुक प्रॉफिट आया 1 लाख रुपए। कितना आया? 1 लाख। तो अब क्वेश्चन क्या है कि भाई लॉ तो कहता है कि फर्स्ट 3 लाख और बैलेंस पे ऐसे करना होता है। तो भाई इस 1 लाख रुपए पे तो पहला नियम तो यही लगेगा कि फर्स्ट ₹3 लाख, और इन केस ऑफ लॉस व्हाट विल बी द सिचुएशन? सर बुक प्रॉफिट कितना है, तो मैं 1 लाख का 90% निकाल लेता हूं। पहले 90,000 आया, और आपने कहा था 1.5 लाख रुपए। तो सर इन दोनों में जो भी हायर होगा तो मैं क्या लूंगा एज अ पार्टनर? तो मैं डिडक्शन कितने की ले सकता हूं? मैं डिडक्शन 1.5 लाख रुपए की ले सकता हूं क्या? मतलब मैं एक्सपेंस कितना क्लेम कर सकता हूं? 1.5 लाख तक का एक्सपेंस मैं क्लेम कर लूंगा। बोलो हाँ या ना? तो 1.5 लाख रुपए तक का एक्सपेंस मैंने क्लेम कर लिया। बैलेंस में कुछ बचा मेरे पास? नहीं बचा। अब मुझे एक बात बताओ, ये 1.5 लाख का एक्सपेंस पार्टनर ने क्लेम करा कि फर्म ने क्लेम करा? फर्म ने क्लेम करा। तो फर्म को ओवरऑल क्या आएगा? लॉस आएगा। फर्म को ओवरऑल क्या आएगा? लॉस आएगा। और पार्टनर को भी वो लॉस क्या करना पड़ेगा? शेयर करना पड़ेगा। तो लॉस क्या करते हैं? पार्टनर हमेशा लॉस को बियर करते हैं। आया ना? तो पार्टनर ये चाहेगा कि फर्म से वो ज्यादा लॉस लेके आए या कम लॉस लेके आए। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, अगर लॉस आ रहा है ना फर्म में, अब मान लो मैं इसी एग्जांपल की जगह पे यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि भाई आपको ना लॉस आ गया। कितने का? 2 लाख का लॉस आ गया आपको। तो आपको लॉस है, तो आप मिनिमम कितना लोगे? आप 1.5 लाख ले सकते हो, क्योंकि लॉस का 90% थोड़ी निकालोगे आप। हम तो बुक प्रॉफिट का 90% निकाल रहे थे। तो बुक प्रॉफिट का, अब बुक प्रॉफिट है नहीं तो क्या है? लॉस है। अभी लॉस का अगर मैं कितना निकालूंगा, लॉस का अगर मैं निकालूंगा कैलकुलेशन, तो कुछ बनेगा क्या? वो कुछ नहीं बनेगा। तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे लॉस के केस में कितना ले लूंगा? 1.5 लाख रुपए ले लूंगा। बैलेंस में कुछ जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि लॉस के केस में एक पार्टनर कितना रेम्युनरेशन उठा सकता है? तो 40B कहता है 1.5 लाख तक उठा सकता है। और प्रॉफिट के केस में कितना उठा सकता है? 90% और 1.5 लाख, विच एवर इज हायर, ऐसे उठा सकता है। सिंपल है। तो ये समझ आ गया आपको गेम क्या है? अच्छा, अब इसे हटाओ यहां से जरा। और ये जो ट्रीटमेंट है, ये जो मैंने यहाँ पे आपको शेयर इन प्रॉफिट की ट्रीटमेंट कराई, इसको मैंने आपके नोट्स में ऑलरेडी लिख रखा है, तो तुम्हें इसको लिखने की जरूरत अलग से नहीं पड़ेगी। ये बात मैंने ऑलरेडी नोट्स में मेंशन कर रखी है आपके। तो मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ से हटा दूं क्या, या आप इसे कॉपी करना चाहते हो? आप इसे कॉपी कर लो, क्योंकि गलती नहीं होगी फिर। आप इसको कॉपी कर लो फटाफट से। क्या पार्टनर को ये प्रॉफिट मिला? पार्टनर को 1,05,000 रुपए में उसका शेयर मिला। मान लो 50% शेयर था पार्टनर का, तो उसको 1,05,000 का 50% मिला होगा। नहीं 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 नहीं, ऊपर आपने यहाँ पे ना, ये हमने यहाँ पे शेयर इन प्रॉफिट लिख रखा है, उसको लिख तो रखा है, लेकिन उसको ना आप रेड पेन से ऐसा कर देना, ऐसे लगा देना कांटा उस पर लिख के। वो ऊपर इंक्लूड नहीं है,
हाँ, वो वहाँ इंक्लूड नहीं है। वो मैंने ऐसे फ्लो में लिख दिया शेयर इन प्रॉफिट, बट ऐसे वहाँ इंक्लूड नहीं है। बेसिकली क्या है, वो शेयर इन प्रॉफिट वहाँ इंक्लूड नहीं है। वहाँ तो क्या है, सैलरी बोनस कमीशन एक्सेट्रा इंक्लूड है। लेकिन जब आप नीचे आओगे यहाँ पे, तो मैंने क्या कहा भाई, आपने 6 लाख रुपए का बुक प्रॉफिट, मैक्सिमम परमिसिबल कितना, 4.5, बैलेंस कितना बचा, 1.5, उसमें से गवर्नमेंट को टैक्स दो पहले। गवर्नमेंट को आप टैक्स दोगे 30%, क्योंकि उसमें तो फ्लैट रेट लगता है। तो 45,000 रुपए गवर्नमेंट का टैक्स आ जाएगा। 45,000 को जब आप 1.5 में से माइनस करोगे, देखो 1.5 लाख में से आपने 45,000 माइनस करा, तो कितना मिला आपको बैलेंस? आपको बैलेंस मिला 1,05,000। तो वो 1,05,000 में जो पार्टनर का शेयर होगा, वो उसके एंड में क्या है, एग्जेम्प्ट इनकम है। आप इसको आराम से कॉपी करो। अलाउ मी फॉर 2 मिनट्स।
कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। ठीक है, लिखिएगा बुक प्रॉफिट इज इक्वल टू book profit is equal to net profit as per P&L account, net profit as per P&L account for the previous year। और ये नेट प्रॉफिट आपने कैसे निकाला होगा, ये जो नेट प्रॉफिट आपने कैसे निकाला होगा, ये अकाउंटिंग की प्रोविजन से चाहिए तुम्हें या टैक्स की प्रोविजन से चाहिए? किसकी प्रोविजन से निकालना है ये वाला नेट प्रॉफिट? ये वाला नेट प्रॉफिट आपको अकाउंटिंग की प्रोविजन से निकालना है। वेरी गुड, इसीलिए तो आप गलत करके आते हो ना पेपर में। ये नेट प्रॉफिट तुम्हें नॉर्मल निकालना है जैसे निकालते आए हो एज पर टैक्सेशन। अकाउंटिंग के नेट प्रॉफिट से तुम बुक प्रॉफिट पे नहीं जा सकते। अगर अकाउंटिंग के नेट प्रॉफिट से बुक प्रॉफिट पे जाओगे तो मल्टीपल एडजस्टमेंट टैक्स वाली दोबारा करनी पड़ेगी ना। अरे तुम टैक्स में हो ना, तो जो नेट प्रॉफिट तुम्हें दिया हुआ है पहले तो आप उससे नेट प्रॉफिट ही निकालोगे, पहले तो एडजस्टमेंट करके नेट प्रॉफिट ही निकालोगे ना टैक्स के हिसाब से, और उसके अंदर फिर क्या करोगे, बुक प्रॉफिट पे आने के लिए एडजस्टमेंट करोगे। तो टैक्स के हिसाब से निकालना है इसको बेटा, ऐसे टिक लगा लेना, ये अकाउंटिंग के हिसाब से मत करना है इसको। अकाउंटिंग के हिसाब से तो क्वेश्चन में दिया होगा, पहले आप नॉर्मल कैलकुलेशन करके नेट प्रॉफिट निकाल लेना, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद उसमें एडजस्टमेंट करना पार्टनर की रेम्युनरेशन की। तो इस नेट प्रॉफिट में आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट्स करोगे। लिखो, इसमें एड बैक कर दोगे, एड बैक कर दोगे। इसमें क्या एड बैक करोगे, पार्टनर को कोई सैलरी दे रखी है, कोई बोनस कमीशन दे रखा है, लेकिन क्या वो ऐसे अलाउड था? नहीं, उसे एड बैक करना पड़ेगा। लिखिए, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ रेम्युनरेशन, टोटल अमाउंट ऑफ रेम्युनरेशन पेड और पेबल, पेड और पेबल टू ऑल पार्टनर्स, पेड और पेबल टू ऑल पार्टनर्स। ठीक है, बोलो। और माइनस क्या करोगे इसमें से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर सेक्शन 40B। अब मुझे इस पे 2 पॉइंट आपको समझाने हैं, और ये हो गया तो आप आ गए किस पे, बुक प्रॉफिट पे। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मान लो कि उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना परमिसिबल था उतना ही डेबिट कर रखा है। कितना भाई, 6% कर रखा उन्होंने मान लो, और अलाउड कितना था? तो आप हमेशा दोनों में से क्या लेते थे, लोअर। तो वाइल कंप्यूटिंग दिस नेट प्रॉफिट उन्होंने ओनली कितना कर रखा है, 6%। तो क्या आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कोई छेड़छाड़ करोगे? जितना होना था उतना ही हो रखा है, लेकिन आपने यहां पे लेस लिखवाया है। सर तो क्यों लिखवाया है लेस आपने यहां पे? मैंने ये लेस इसलिए लिखवाया है कि इफ इट इज नॉट एडजस्टेड अबव, तो यहां पे एक बात याद रखना,
मैंने यहां लिखा है एज पर सेक्शन 40B, और ये आपको तभी लेना है इफ इट इज नॉट एडजस्टेड अबव। अगर ये ऊपर एडजस्ट नहीं हो रखा है तो आपको ये एडजस्टमेंट करनी है, बट अगर ये एडजस्ट हो रखा है ऊपर और ठीक हो रखा है तो फिर आपको इसके साथ कुछ नहीं करना। ठीक है, अच्छा, और यहां पे लिख दीजिएगा रेफर क्लास नोट्स, ऐसे लिखो और अपने क्लास के नोट्स पे आओ एक बार फटाफट से, उनको पढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। तो मेरे को बताओ, क्लियर हो गया? कैलकुलेशन कैसे करना है, नेट प्रॉफिट निकालना है एज पर बीजीबीपी इनकम जैसे निकालते थे, उसमें ऐड बैक करना है ऑल रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर, जितनी भी डेबिट हो रखी होगी सब ऐड कर देनी है, और उसमें से फिर आप क्या करोगे, लेस कर देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलना चाहिए था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मिलना चाहिए था। सर मैं पेपर में कैसे करके आऊंगा? आपको पेपर में ऐसे दिया होगा, या तो इंटरेस्ट ऑलरेडी डेबिट हो रखा होगा या नहीं हो रखा होगा। नहीं हो रखा होगा तो आपको माइनस करना है, और कैसे माइनस करना है, एज पर डीड करना है। अगर ऑलरेडी हो रखा होगा तो चेक कर लेना कि गलत तो नहीं हो रखा है, गलत हो रखा होगा तो उसको ठीक कर देना बस। ठीक है, कोई दिक्कत? भाई मान लो उल्टा हो गया इसका, कि अलाउड था कितना, डीड में अलाउड था 10% और आपने कर रखा है कितना, 18%। तो डीड में अलाउड कितना, तो अपन को आपको मिलना कितना चाहिए था, 10, आपने 8% ज्यादा ले रखा है, तो 8% उठा के क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। हाँ या ना? क्योंकि लेस होना कितना चाहिए था। तो अब आप इसके दो तरीके से फॉलो कर सकते हो आप इसको, या तो आप पूरा 18 ऐड करके 10 माइनस कर दो तो ऑटोमेटिक 8 चला गया, या फिर आप बैलेंस निकाल के 8% को ऐड बैक कर दो। चलो अब मैं ये सब हटा देता हूं यहां से, और आप आ जाओ अपने नोट्स पे, पेज नंबर कौन सा, 57, बहुत दूर है। ले भाई पकड़ियो, पकड़ 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 जल्दी, हाइलाइटर निकाल ले। लाया हाइलाइटर? नहीं लाया? अच्छा, कभी यूज ही नहीं किया होगा, कोई नहीं। 57, 38, 41, 3, 5, 8, 50, 54, 55, 56, ऊपर है क्या? ये ना, आ जाओ बोर्ड पे देखो, ये सब बातें आप कर चुके हो ऑलरेडी, ये भी कर चुके हो, ये भी कर चुके हो, दोबारा दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है, सैलरी बोनस कमीशन, इसको हम रेमुनरेशन बोलते हैं। वर्किंग पार्टनर का क्या मतलब होता है, जो डे टू डे बिजनेस में आता है। बुक प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, नेट प्रॉफिट, ये सारा कैलकुलेशन मैंने अभी आपको समझाया। रेमुनरेशन नॉन वर्किंग पार्टनर यानी कि स्लीपिंग पार्टनर को अलाउड नहीं करेंगे। इंटरेस्ट टू वर्किंग एज वेल एज नॉन वर्किंग दोनों को अलाउ करेंगे, लिखा हुआ है, हमने साथ साथ लिखा भी था। इंटरेस्ट हम दोनों को अलाउ करेंगे। टैक्सेशन इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर, ये एक अलग ट्रीटमेंट जो मैंने अभी आपको समझाना है, जल्दी से देखिए। पार्टनर्स के एंड में टैक्सेशन, व्हाट अलाउड टू द फॉर्म एज डिडक्शन, वो टैक्सेबल होगा पार्टनर के एंड में, यस और नो? भाई पार्टनर के एंड में क्या है ना, जो पैसा पार्टनर को मिलेगा वो सारा का सारा पैसा पार्टनर के एंड में क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं, व्हाट इज अलाउड टू द फॉर्म एज डिडक्शन, वो टैक्स हो जाएगा। क्या क्या उसमें कौन कौन आएगा, इंटरेस्ट आएगा, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेमुनरेशन ड्यू टू और रिसीव बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म टू द एक्सटेंट इट इज डिडक्टेबल इन द हैंड्स ऑफ सेक्शन 40B। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा, कॉन्सिक्वेंटली यहां से आप याद करिएगा इस बात को, व्हाट इज डिसअलाउड टू द फॉर्म इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। यानी कि जो फॉर्म को हमने अलाउ नहीं किया, फॉर्म के एंड में डिसअलाउड था, पार्टनर के एंड में आप उसको टैक्स नहीं कर सकते। हाउएवर शेयर इन प्रॉफिट इन द टोटल इनकम ऑफ द फॉर्म, एग्जाम्पल के तौर पे आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं, शेयर इन प्रॉफिट कितना था, 1,00,000, और पार्टनर का शेयर उसमें कितना था, मैं लिख देता हूं, पार्टनर्स शेयर था एट द रेट 50%। तो 1,5 का 50% कितना हुआ, 52,500। ये जो शेयर है ये एग्जेम्प्ट होगा कौन से सेक्शन में, 10(2)A में, ये पढ़ लिया था आपने। ठीक है, पार्टनर को मिलने वाला रेमुनरेशन
टैक्स होगा, लेकिन शेयर इन प्रॉफिट पार्टनर के एंड में क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि इस पे ऑलरेडी कौन टैक्स दे चुका है, इस पे ऑलरेडी फर्म टैक्स दे चुकी है, इसलिए पार्टनर इस पैसे पे टैक्स देने के लिए लायबल नहीं होता है। ठीक है, मार्क कर लिया। फटाफट से क्वेश्चन देखो जरा, फटाफट से क्वेश्चन देखो। दो केसेस दिए हुए हैं आपको यहां पे। कंप्यूट द इनकम अंडर हेड पीजीबीपी ऑफ क्यू आर एंड कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म हैविंग Q and R as its partner and in the hands of Q from the following particular, Q and R are working partner entitled to equal share in profit and remuneration and interest is paid in terms of Q does not have any other source of income। तो ये दिया हुआ है, ये कैलकुलेशन आपके हैंड्स में है, फटाफट से देखो जरा। पहला केस, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर रेमुनरेशन एंड इंटरेस्ट, बिफोर दे रखा है बेटा, आफ्टर नहीं दे रखा है। सैलरी टू क्यू एंड आर इन इक्वल रेशियो 7 लाख की दी है। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय क्यू, इंटरेस्ट 15% पर एनम इन केस ए एंड केस बी में 10% है, और उनका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, 10-10 लाख रुपए का है। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग पे कांटा मार देते हैं अभी 2 मिनट के लिए, उसकी बात अभी कुछ नहीं करके चलेंगे, पहले नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना पड़ेगा, बुक प्रॉफिट। पहला काम क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। बुक प्रॉफिट निकालोगे तो ऊपर 10 लाख रुपए आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट, लेकिन बिफोर अलाउिंग है, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्ट नहीं हुआ है। तो बताओ, फटाफट से बताओ कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्ट करोगे, जल्दी से बताओ कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्ट करोगे। सर मैं एडजस्ट करूंगा, 1 मिनट, यहाँ पे 15% लिखा है ना, 15% और 12% विच एवर इज लोअर, बोलो हाँ है ना। तो मैं 15% करूंगा कि 12 करूंगा? 10 लाख का 12% कितना आएगा, 1,20 यहाँ पे आएगा, और इसमें तो 10 देना ही था भाई, 10% कितना आएगा, 1 लाख। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इसमें से माइनस करूंगा 1,20 और इधर माइनस करूंगा 1 लाख। ये सब करके दिखाने की जरूरत है? नहीं सर, कुछ नहीं करना। ये सब होने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, बुक प्रॉफिट आ जाएगा। बोलो जल्दी से। यहां तो लॉस ही चल रहा है, देखो यहां तो 1 लाख का लॉस है, और यहां मैंने 1 लाख रुपए क्या ले लिया, तो क्या हो गया, लॉस बढ़ के कितना हो गया, 2 लाख हो गया। ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग तो ये कहता था कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलेगा जब सिर्फ प्रॉफिट होगा। टैक्स ये सब फालतू की बकवास नहीं करता, वो कहता ठीक है ना यार, जो पार्टनर का है वो फर्म का है, जो फर्म का है वो पार्टनर का है, बढ़ान दो ना लॉस, क्या फर्क पड़ता है, हाँ है ना। तो लाख रुपए टोटल मिलके कितना हो गया, टोटल लॉस जुड़ेगा तो क्या होगा, 2 लाख रुपए बन गया। आगे बढ़ना जरा, आप इसकी डिवीजन कैसे करोगे, याद है आपको 880 का डिवीजन कैसे किया था, खुद से करना है, खुद से। पहले 3 लाख का और बैलेंस का, बताओ पहले 3 लाख का और बैलेंस बचा 580, यस और नो। 580 का 60% निकाल लो, 3 लाख का 90% निकाल लो, 3 लाख का 90% आएगा 270 और प्लस करो 580 का 60%, 3,48,000 टोटल करो कितना आया, 618, 618, 880 में से 618 कटा, कितना मिला बैलेंस, 262 पे 30% लगाओ सीधे, 30% लगाओ सीधे। हालांकि इसमें नीचे कैलकुलेशन नहीं हुआ है, ध्यान रखना। कितना, 78,600 माइनस करो, बैलेंस निकालो, क्या 1,83,400, यही है ना। अब जरा फटाफट से इस तरफ देखना, लॉस के केस में वो कितना लेगा, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम पीजीबीपी कितना आएगा। चलो अब मुझे बताओ, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर हेड पीजीबीपी इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के एंड में क्या आएगा, सवाल आता है कि पार्टनर्स के एंड में कितना जाना चाहिए। तो बताओ, रेमुनरेशन फ्रॉम द फर्म उसे कितना मिला होगा, रेमुनरेशन फ्रॉम द फर्म उसे कितना मिला होगा, टोटल कैलकुलेट करके देख लो, उसको कितना मिला है टोटल, उसके एंड में निकाल लो भाई, इसको टोटल कितना मिला है वो निकाल लो। अब एक बात और बताओ जरा, इस 1,83,400 को कैसे बांटोगे, किस रेशियो में बांटोगे, कहां लिखा है ऐसा, 50-50 में बांटोगे। शेयर कैसा है उनका, इक्वल शेयर है। तो पार्टनर के एंड में क्या जाएगा, पार्टनर के एंड में फर्म से जो जो मिला है वो पार्टनर के एंड में पूरा का पूरा क्या हो जाता है, टैक्स हो जाता है। एक स्टडी मटेरियल है क्या आपके किसी के पास, एक बार मुझे भेज दो फटाफट आगे, आई से एक स्टडी मटेरियल है क्या, लाया कोई बच्चा, देना भाई जल्दी से।
लेट कर रहा है भाई, जल्दी दे दे। एक बारी आप लोग ऐसा करिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपके पास, स्टडी मेट है या नहीं है किसी के पास? सबके पास है या नहीं लाए? अरे लाए नहीं क्या? हम्म। चलो एक काम करो फिर, तो मुझे यहीं से कैलकुलेट करवाना पड़ेगा आपको। हट जा भाई। एक मिनट। था हमारे पास पहले से। कैलकुलेटर निकाल के रखो, बस एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कैलकुलेशन करके देना है आपको। टीडीएस। यस, ये वाला क्वेश्चन देखना। A firm has paid 8,50,000 as remuneration to its partner in accordance with the partnership deed, and its book profit is 10 lakh. What is the remuneration allowable as deduction? क्या ये 850 सही दिया है? बताओ, 850 सही दिया है क्या? हम्म। कैलकुलेट करके देखो, 850 सही दिया है क्या? है? एक मिनट यार। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके दो मुझे। कितना? 6,90,000। हम्म। इस क्वेश्चन में बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन करके देना, सिर्फ बुक प्रॉफिट कैलकुलेटर पे। बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन करके देना, हो जाएगा? पढ़ के देखो, इतना सा पॉइंट दिया हुआ है। बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर दो।
बुक प्रॉफिट आ गया क्या? कितना? 20 lakhs 45। तो नेट प्रॉफिट कितना है? 17 बिफोर डिडक्शन। सैलरी कितनी है? ईच पार्टनर पर मंथ 2 इक्वल वर्किंग पार्टनर रीड ने ऑथराइज किया, एड बैक करोगे। सैलरी ऑफ ₹40,000 ईच पर मंथ पेबल टू 2 वर्किंग पार्टनर। हाँ या ना? क्या करोगे सर? इसको ऐड करना पड़ेगा पहले। भाई ऐड करोगे ना सैलरी को, तो ऐड करोगे। यहां पे क्या लिखा है? क्या लिखा है? तो एक मिनट, ऐड नहीं होगी ये फिर। एक मिनट, ऐड नहीं होगी। उसका रीजन है क्यों ऐड होगी। अगर आफ्टर लिखा होता तो ऐड होती, सॉरी बिफोर लिखा है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? करोगे कुछ? बिफोर है, नेट प्रॉफिट इसके बिफोर है, तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि इसको माइनस करके तभी तो पीजीबीपी का प्रॉफिट निकलेगा। नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? बिफोर। बिफोर तो इसको लेस करके तभी तो निकालोगे। लेकिन कितना लेस करोगे भाई? आप कितना लेस करोगे? कितने पार्टनर्स का? तो पार्टनर्स कितने हैं? राव एंड जैन। भाई पार्टनर टोटल कितने हैं? 2 पार्टनर है ना, तो माइनस कितना करोगे? तो देखो नेट प्रॉफिट कितना निकाला आपने। सबसे पहले आपने क्या करा? 17। उसमें से तुमने लेस किया क्या? डिप्रीशिएशन। उसमें से तुमने लेस किया क्या? अरे ये कितना लेस होगा? किसका किसका लेस होगा? किसका किसका लेस होगा? कैपिटल दोनों ने दी है क्या? एक मिनट। एज पर डीड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट इज 5 लाख और पार्टनर है 2 हैं? हाँ तो कैपिटल ही कितनी है आपकी? 5 लाख है। तो मैं क्या करूं? इस 5 का 12 निकाल लूं। 60,000 आएगा। यही है ना? देखना कितना लेस हो रखा है आपके प्रॉफिट से। टोटल बुक प्रॉफिट कितना है? 14,90,000। यही है ना? चलो जी साहब, ठीक है। अब मेरे को इस पे क्या है ना, एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, वो एक बार करके तब आपको डिस्कस करूंगा ये वाला पॉइंट में। अच्छा, इसमें क्या क्या स्टडी मैट से नहीं देखना है, सुनो। स्टडी मैट से आपको क्या क्या चीजें अभी नहीं देखनी है उसमें। सबसे पहले आपको टीडीएस का एक पॉइंट था यार, किधर गया? पार्टनरशिप फॉर्म, बुक प्रॉफिट, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। हाँ ठीक है, कुछ नहीं है। बस ये एक टीडीएस का पॉइंट है, ये तो मैं इसके साथ कराऊंगा ही, तो मैं डन। तो कल आप लोग मेरे साथ इस पे 2-3 क्वेश्चंस करने हैं और एक सर्कुलर है जो मुझे आपको पढ़ाना है इस पे, इसके रिस्पेक्ट में, फॉर दिस कॉन्सेप्ट ओनली। ठीक है, डन भाइयों, ओके है। आज का होमवर्क तो कुछ नहीं है, तो जो मैंने कंपाइलर से होमवर्क दिया था वो शायद आपने कर लिया होगा। कर लिया था? हो गए थे क्वेश्चंस? ठीक है, कल मिलते हैं।